कांचीपुरम की पुरानी गलियों में जब सूरज की पहली किरण गिरती थी तो हर घर से शंख की ध्वनि सुनाई देती थी। लेकिन माधव के घर में सन्नाटा था। माधव एक नौजवान बुनकर वीवर था जिसके हाथों में जादू था, पर किस्मत में सिर्फ संघर्ष। उसका पुराना करघा यूं धूल से भरा था। उसके पिताजी कहते थे कि उनके पूर्वजों ने साक्षात मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसी सदियान बुनी थी जो चांदनी की तरह चमकती थी। पर आज माधव के पास न रेशम था, न रंग और न ही उम्मीद। माधव उठो, उसकी छोटी बहन स्नेहा ने चिलेट हुए कहा। साकार आया है। वो कह रहा है कि अगर आज कर्ज की किस्त नहीं चुकाई तो वो हमारा करघा उठाकर ले जाएगा। माधव ने आंखें माली। उसने देखा कि घर के कोने कोने में दरिद्रता का वास था। तभी यूज अपनी दादी की बात याद आई। माँ लक्ष्मी वहाँ नहीं आती जहाँ सिर्फ रोना धोना हो, वो वहाँ आती है जहाँ मन साफ और कोशिश बरकरार हो। माधव उठा और उसने सबसे पहले जादू उठाए। तुम ये क्या कर रहे हो? स्नेहा ने हैरानी से पूछो। घर साफ कर रहा हूँ स्नेहा, माधव ने दृढ़ निश्चय से कहा। माँ लक्ष्मी को ब्यूलिंग के लिए घर का नहीं, पहले मन का दरवाजा खोलना पड़ता है। अगर हमारा करघा उनका मंदिर है तो इसे धूल में नहीं रहने दूंगा। प्यो दिन माधव ने मेहनत की। उसने पुराने काबाद को हटे, घर को स्वच्छ किया और मुख्य द्वार पर मिट्टी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाया। शाम को उसने एक मिट्टी का दिया जले। भले हाय उस तेल कम था, पर उसकी लौ में विश्वास बहुत था। उसी रात जब माधव थक कर सो गया, उसने एक सपना देखा। एक तेजो में प्रकाश ने उससे कहा, माधव, लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं है, लक्ष्मी साहस है, विद्या है और धैर्य है। क्या तुम मुझे पाने के लिए अष्टलक्ष्मी की यात्रा पर निकल को टिया हो? माधव की आंखें खुल गई। उसके हाथ में एक पुराना टैमरा पत्र कॉपर प्लेट था जो उसके पूर्वजों का था। उस पर लिखा था, लक्ष्मी वहां जहां पुरुषार्थ वहां। माधव ने तय कर लिया था, वो सिर्फ घर में बैठकर इंतजार नहीं करेगा। वो माँ लक्ष्मी के अनाथ रूपों को समाजन और उन्हें अपने घर लेने के लिए निकल पड़ेगा। माधव ने अपना थोड़ा बहुत सामान एक पोटली में बंधा और निकल पड़ा। उसका पहला पड़ाव था आदि लक्ष्मी का बोध। उसने महसूस किया कि मेहनत से पहले अपने इतिहास और संस्कारों को समझ जाना जरूरी है। माधव कांचीपुरम के पुराने पुस्तकालय गया, जहां सदियों पुराने बुनाई के नुस्खे रखे थे। वहां यूज एक वृद्ध बुजुर्ग बुनकर माइल। उन्होंने माधव को देखा और कहा, बेटा, रेशम तो बाजार में मिल जाएगा, पर जो विद्या लक्ष्मी के बिना बुना जाए वो सिर्फ कपड़ा है, काला नहीं। माधव ने उनसे वो पुरानी तकनीक सीखी जिसमें धागों को प्राकृतिक नेचुरल रंगन से रंगने का ज्ञान था। उसने सीखा कि कैसे फूलों और पैटर्न से ऐसा रंग बनता है जो कभी फीका नहीं पड़ता। ये उसकी पहली जीत थी। विद्या लक्ष्मी माधव घर लौटा। उसके पास रेशम खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उसने देखा कि उसकी दादी की एक पुरानी फटी हुई साड़ी कोने में पड़ी थी। वो साड़ी असली सोने के तारों जारी से बनी थी, पर अब पुरानी हो चुकी थी। माधव ने धन्य लक्ष्मी संसाधनों का सम्मान का ध्यान किया। उसने उस पुरानी साड़ी के एक एक सोने के तार को बड़े धैर्य से निकला। उसने जंगल से लाए गए नील, इंडिगो और हल्दी से अन पुराने धागों को नया रूप दिया। रात भर माधव नहीं सोया। उसके कमरे से खुद खुद की आवाज आती रही। स्नेहा बाहर बैठी दिया जलाए रखती रही। माधव के हाथ थक रहे पर उसके मन में माँ लक्ष्मी के 8 रूपों का तेज था। सुबह की पहली किरण जब करघा पर पड़ी तो वहां एक ऐसी साड़ी लिपटी थी जो कांचीपुरम ने सालों से नहीं देखी थी। जब साकार अपने आदमियों के साथ आया तो वो ढांग रह गया। आज साड़ी की खुशबू और चमक ने पूरे मोहल्ले को एक इकट्ठा कर लिया था। वहां से गुजर रहे एक बड़े व्यापारी ने जब उस साड़ी को देखा तो उसने तुरंत उसकी इतनी कीमत लगाई कि माधव का कर्ज तो क्या, उसके प्यो घर की क्या पलट हो गई। माधव ने समझा कि लक्ष्मी सिर्फ चांदी के सिक्कों में नहीं होती, वो उसके साहस वीरा लक्ष्मी, उसकी शक्ति गज लक्ष्मी और उसकी मेहनत विजया लक्ष्मी में बसी थी। माधव की इस अनोखी साड़ी ने पूरे कांचीपुरम में धूम मचा दी थी। साकार का कर्ज उतर चुका था, पर माधव के लिए ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि इस पूरी बस्ती के लिए था जो गरीबी की धूल में दबी हुई थी। माधव ने अपने घर के आंगन को एक छोटी सी पाठशाला स्कूल में बदल दिया। उसने शहर के अन्य नौजवानों को इकट्ठा किया जो बुनाई छोड़कर शहरन में मजदूरी करने जा रहे थे। भाइयों, माधव ने कहा, लक्ष्मी भाग्य से नहीं, पुरुषार्थ, मेहनत और विद्या से आती है। हम सिर्फ साड़ी नहीं बुनेंगे, हम अपनी विरासत को दोबारा जीवित करेंगे।
जब माधव की सदियों की मांग बढ़ने लगी तो बड़े कारखानेदार फैक्ट्री ओनर्स घबरा गए। उन्होंने सस्ते और नकली रेशम से बनी सदियान बाजार में उतर दी और माधव के काम को धीमा और पुराना बताकर बदनाम करने की कोशिश की। माधव का काम ठप होने लगा। उसके साथ झूठ बुनकर डरने लगे। तब माधव ने विजया लक्ष्मी, जीत की देवी का स्मरण किया। उसने दरियाफ्त किया कि जीत सिर्फ लड़ाई से नहीं बल्कि गुणवत्ता क्वालिटी से मिलती है। उसने हर साड़ी के पल्लू पर एक खास मुद्रा सील लगाना शुरू किया जो उसकी शुद्धता की पहचान थी। उसने साबित किया कि मशीन से बनी साड़ी में चमक हो सकती है पर हाथ से बनी साड़ी में आत्मा होती है। एक दिन जब कांचीपुरम में उत्सव का माहौल था, एक वृद्धा महिला बुरी औरत माधव के द्वार पर आई। उसके कपड़े साधारण थे पर उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। बेटा, उसने कहा, मैंने सुना है तुमने लक्ष्मी को पा लिया है। माधव ने विनम्रता से उनके पैर छुए और कहा, माँ, मैंने धन नहीं पाया, मैंने तो सिर्फ उनके 8 रूपों का रास्ता ढूंढा है। अभी भी धैर्य और सेवा की यात्रा बाकी है। वो महिला मुस्कुराए और उसने माधव को एक पुराना रेशम का गोला स्पूल दिया जो चांदी की तरह चमक रहा था। इसे अपनी अगली साड़ी में बुनना, पर याद रखना, लक्ष्मी वहां रुकती है जहां अहंकार ईगो नहीं होता। जैसे हाय माधव ने मत कर देखा, वो महिला गायब थी। वहां सिर्फ गुलाब की एक भीनी खुशबू रह गई थी। एक दिन जब कांचीपुरम में उत्सव का माहौल था, एक वृद्धा महिला बुरी औरत माधव के द्वार पर आई। उसके कपड़े साधारण थे पर उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। बेटा, उसने कहा, मैंने सुना है तुमने लक्ष्मी को पा लिया है। माधव ने विनम्रता से उनके पैर छुए और कहा, माँ, मैंने धन नहीं पाया, मैंने तो सिर्फ उनके 8 रूपों का रास्ता ढूंढा है। अभी भी धैर्य और सेवा की यात्रा बाकी है। वो महिला मुस्कुराए और उसने माधव को एक पुराना रेशम का गोला स्पूल दिया जो चांदी की तरह चमक रहा था। इसे अपनी अगली साड़ी में बुनना, पर याद रखना, लक्ष्मी वहां रुकती है जहां अहंकार ईगो नहीं होता। जैसे हाय माधव ने मत कर देखा, वो महिला गायब थी। वहां सिर्फ गुलाब की एक भीनी खुशबू रह गई थी। माधव ने इस चांदी के धागे से एक ऐसी साड़ी बुनी जो ना कभी पुरानी होती थी, ना कभी फैटी थी। उसने वो साड़ी बेची नहीं, बल्कि मंदिर की देवी को अर्पित कर दी। उस दिन के बाद से माधव के हाथ से बने हर कपड़े में एक अलौकिक चमक आ गई। माधव की बनाई हुई इस अलौकिक साड़ी की चर्चा हवा की तरह फैली और जल्द हाय उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। एक दिन राज दरबार से एक शाही संदेश आया। राजा ने माधव को राज्य के सबसे बड़े उत्सव के लिए एक ऐसी साड़ी बनने का आदेश दिया जो आज तक किसी ने न देखी हो। माधव के लिए ये सम्मान से ज्यादा एक बड़ी परीक्षा थी कि उनकी यूज वीरा लक्ष्मी, साहस और ऐश्वर्या लक्ष्मी, वैभव के बीच संतुलन बनाना था। उसने दिन रात एक कर दिए और इस चांदी के धागे का उपयोग कर एक ऐसी अष्टलक्ष्मी साड़ी बुनी जिसमें हर कोना पर देवी के एक रूप की कहानी चित्रित थी। जब वो साड़ी राज दरबार में खोली गई तो पूरा दरबार उसकी चमक से जगमगा उठा। राजा ने प्रसन्न होकर यूज सोने की अशराफियों से भरी थाली भेंट की, पर माधव ने बड़ी विनम्रता से यूज लेने से इनकार कर दिया। उसने राजा से प्रार्थना की कि इस धन का उपयोग उन गरीब बनकरों की मदद के लिए किया जाए जिनके करघे धूल खा रहे हैं। माधव की इस निष्काम सेवा और त्याग को देखकर सबको समझा गया कि उसने लक्ष्मी के 8वें रूप वरलक्ष्मी, आशीर्वाद देने वाली को अपने भिटा बसा लिया है। कांचीपुरम की अन पुरानी गलियों में अब सन्नाटा नहीं बल्कि सैक्टन करघों का संगीत गूंजता था, और माधव ने ये साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने और अपनी कला का सम्मान करने में है। समय बीतता गया और माधव अब सिर्फ एक बुनकर नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था जो उम्मीद खो चुके थे। उसने देखा कि कांचीपुरम की कला अब देश की सरहदों को पार कर रही थी, लेकिन इसी सफलता के बीच एक नया संकट खड़ा हुआ। राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा और व्यापार ठप होने लगा। लोग दोबारा निराशा में घिरने लगे और माधव के साथी बुनकर परेशान होकर अपना काम छोड़ने की सोचने लगे। तब माधव ने उन्हें याद दिलाया कि लक्ष्मी का वास सिर्फ समृद्धि में नहीं बल्कि धैर्य में भी होता है। उसने अपने घर के अनाज के भंडार खोल दिए और सबको सिखाया कि कैसे मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना हाय असली भाग्य है। उसने हर बुनकर से कहा कि वो निराश होने के बजाय ऐसी सदियान बुने जो आशा होप का प्रतीक हों। माधव की इस निष्काम भावना ने लोगों में नया साहस फूंक दिया। जब अकाल खत्म हुआ तो जो पहली खेप बाजार गई
उसने इतना लाभ कमाया कि कांचीपुरम पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। माधव ने अपने जीवन के अंत में समझा कि माँ लक्ष्मी के 8 रूप दरअसल एक मनुष्य के भीतर के गण है, मेहनत, साहस, ज्ञान, धैर्य और प्रेम। उसने अपने आखिरी समय में स्नेहा से कहा कि असली लक्ष्मी घर की तिजोरी में नहीं, बल्कि इस इंसान के हाथों और नियत में होती है जो कभी हार नहीं मानता। आज भी कांचीपुरम की गलियों में जब सुबह के वक्त करघों की आवाज आती है तो ऐसा लगता है मानो माधव की सिखाई हुई वो अष्टलक्ष्मी की यात्रा हर घर में आज भी जिंदा है। माधव के जाने के कई वर्षों बाद उसकी बहन स्नेहा ने इस पुराने करघाट को एक जीवित स्मारक बना दिया था। माधव की विरासत अब सिर्फ कपड़ौन तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया था जहां हर धागा एक रिश्ता बन गया था। स्नेहा ने देखा कि नए जमाने के साथ नई तरीका रहे पर लोग माधव की अन सिखों को भूलने लगे थे। तब उसने फैसला किया कि वो एक काला ग्राम आर्ट विलेज बनाएगी, जहां देश विदेश से लोग आकर न सिर्फ बुनाई सीखेंगे बल्कि इस जीवन दर्शन को भी समझेंगी जो माधव ने अष्टलक्ष्मी की यात्रा से सीखा था। एक दिन एक अमीर विदेशी व्यापारी वहां आया और उसने स्नेहा को एक बहुत बड़ी रकम का प्रस्ताव दिया ताकि वो साड़ी की बुनाई की टेक्निक को मशीन से बना सके। स्नेहा ने मुस्कुराकर वही बात कही जो माधव हमेशा कहता था, मशीन धागे तो जोड़ सकती है पर अन प्रार्थना और प्रेम नहीं पिरो सकती। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बदले एक छोटा सा संक्षेप लिखा जो हर करघाट पर टांग दिया गया, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए धन के पीछे मत भागो, बल्कि अपने कर्म को इतना पवित्र बनाओ कि लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर स्थान मांगे। आज भी जब कांचीपुरम में कोई नया बुनकर अपना पहला धागा पिरोना शुरू करता है तो वो माधव के इस पुराने करघाट को नमन करता है, क्योंकि वहां से न सिर्फ रेशम की सदियां निकली थी बल्कि एक गरीब बस्ती की सोई हुई किस्मत भी जग उठी थी। ये कहानी आज भी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो मुश्किल हालत में उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहता है। पस्ताकोल और इतिहास के पैनल में माधव एक किशात नुमा शख्सियत बन गया था, पर उसकी सीख का असली इम्तिहान तब हुआ जब नए जमाने की चकचौंध ने पुरानी कला को धुंधला करना शुरू किया। माधव का पोटर ईशान, जो शहर से पढ़कर लौटा था, शुरू में इन पुरानी रीतियों को भी फेदा समझता था। यूं लगता था कि माधव की कहानियां सिर्फ एक भ्रम है। एक रात जब वो पुराने कारखाने में बैठा था, यूं वही टैमरा पत्र मिला जो कभी माधव को मिला था। जैसे हाय उसने यूं छुआ, यूं महसूस हुआ कि इस टैमरा पत्र में एक अनोखी गर्माहट थी। ईशान ने देखा कि कैसे उसके दादाजी ने सिर्फ कपड़ा नहीं बुना था बल्कि प्यो समाज को एक धागे में पिरोया था। उसने फैसला किया कि वो डिजिटल युग का इस्तेमाल करके कांचीपुरम की इस अष्टलक्ष्मी कला को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां हर साड़ी के साथ उससे जुड़ बुनकर की कहानी और उसके संघर्ष का जिक्र था। लोग अब सिर्फ साड़ी नहीं बल्कि माधव के इस विश्वास को खरीद रहे थे। इस तरह माधव की वो पुरानी गलियां एक बार फिर सुनहरी कर्नन से भर गई। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि वक्त कितना भी बदल जाए, मेहनत, ईमानदारी और अष्टलक्ष्मी के वो 8 उसूल कभी पुराने नहीं होते। माधव का करघा आज भी चलता है क्योंकि उसने सदियां नहीं बल्कि उम्मीद बुनना सिखाया था। ये कहानी है 2 पीढ़ियों जनरेशंस के मिलन की, जहां एक तरफ माधव का सदियों पुराना अष्टलक्ष्मी का विश्वास है और दूसरी तरफ ईशान का डिजिटल नजरिया। जब नए जमाने की चमक पुरानी कला को मटेन लगती है, तब एक पुराना टैमरा पत्र और उससे जुड़ी बनकरों की सच्ची कहानियां एक नया क्रांतिक रेवोल्यूशन लेकर आती हैं। ये साबित करता है कि ईमानदारी और मेहनत से बुना गया रिश्ता वक्त की हर कसौटी पर खरा उतारता है। बरसों बाद जब कांचीपुरम की गलियों में ईशान अपने बेटे का हाथ पकड़कर नए डिजाइन स्टूडियो की तरफ बढ़ रहा था, उसने एक पल के लिए रुककर पुराने कारखाने की डेलीज को देखा। वहां आप सिर्फ करघों लूम्स की खाट खाट नहीं बल्कि अन बनकरों के चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था। ईशान ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया बल्कि उसने माधव के अन अष्टलक्ष्मी उसूलन को एक नया शरीर दिया था। आज वो टैमरा पत्र कॉपर प्लेट एक संग्रहालय म्यूजियम में था, पर उसकी गर्माहट हर बुनकर की अंगुलियों में महसूस होती थी। माधव की सीख ने साबित कर दिया कि कला कभी माटी नहीं बस अपना रूप बदलती है। सूरज ढल रहा था, पर कांचीपुरम की वो गलियां आज धुंधली नहीं बल्कि सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं, बिल्कुल माधव के विश्वास की तरह।